आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस 19,838 वैकेंसी जो आई हुई है उसके लिए टॉप 20 सवाल बताने जा रहा हूँ। उस 20 सवाल में आपको पता चलेगा कि बिहार पुलिस में सवाल कहाँ कहाँ से आता है। बिहार पुलिस में जितना भी सवाल आता है वो सारा एनसीईआरटी से ही रिलेटेड आता है। इसीलिए अगर आप इस 20 सवाल को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से सवाल आते हैं। तो ये पहला सवाल है, द प्लेसेस दैट रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है? बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बारिश चेरापूंजी में होता है। अगर ये मासिम राम ऑप्शन में नहीं होता तो ये चेरापूंजी होता, क्योंकि चेरापूंजी और मासिम राम दोनों पास ही पास है। ईस्ट गारो हिल्स के बगल में है, ये ईस्ट गारो हिल्स है और इसके इस तलहटी पे है जिसमें कि हवा जो आता है मॉइस्चर फील्ड हवा वो इससे टकरा के यहीं पर बारिश करता है, जिसको कि ओरोग्राफिक रेनफॉल भी कहते हैं। और ओरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से ये मासिम राम में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। इसका राइट आंसर है मासिम राम। इसके बाद इसके बारे में और जानकारी हम आपको देता हूँ कि ये जो रेनफॉल से रिलेटेड सवाल है, रेनफॉल से रिलेटेड कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो सबसे फेमस क्वेश्चन इसमें ये हो सकता है कि सबसे ड्राई जगह कौन है जहाँ पे बारिश होता ही नहीं है। सबसे ड्राई जगह में से एक तो हो गया लीबिया, लीबिया सेकेंड नंबर पे है। पहला नंबर पे इजिप्ट होगा। इजिप्ट जो है वो सबसे सूखा जगह है। इजिप्ट में बारिश बहुत कम होती है और लगभग, और बारिश को नापते कैसे हैं? बारिश को नापते हैं रेन गेज से। रेन मतलब बारिश, गेज मतलब नापने वाला। तो रेन गेज से नापते हैं इसको। और रेन गेज पे इजिप्ट जो है, इजिप्ट का सिर्फ 18 mm बारिश दर्ज की जाती है। लीबिया भी 50 के करीब होता है। और इसमें यह सवाल भी आ सकता है कि बिहार में बारिश कितना % होता है। बिहार में 120 सेंटीमीटर बारिश होती है। बिहार में 120 सेंटीमीटर बारिश होती है। इंडिया में 1180 इंडिया में बारिश होती है। तो इस तरह से अगर सवाल पूछा जाए इन बारिश से रिलेटेड तो बारिश को हम लोग नापते हैं रेन गेज से। इंडिया का जो है 1180 सेंटीमीटर बारिश होती है इंडिया में। बिहार में 1200 के करीब होता है। सबसे ड्राई जगह जो है मिस्र, इजिप्ट में बारिश मात्र 16, 17 या 18 mm होता है। बिल्कुल बारिश होता है, स्कैंटिंग अमाउंट ऑफ ड्रेन। इसके बाद इस सवाल के बाद हम लोग जाते हैं सेकेंड सवाल पे। सेकेंड सवाल में हम लोग देखते हैं, सेकेंड सवाल में हम लोगों को मिलता है देखने को कि which word was not added by the 42nd amendment to the preamble of the Indian Constitution। कुछ जो अमेंडमेंट्स हैं इम्पोर्टेंट, उसमें 42 अमेंडमेंट जो है, 42nd अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 44 भी अमेंडमेंट इम्पोर्टेंट है, 61 भी इम्पोर्टेंट है, उसके बाद 86 भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह से कुछ अमेंडमेंट्स जो कि बिल्कुल याद रहना चाहिए जिससे कि सवाल पूछा जा सकता है। अब देखिए ये अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा वर्ड नहीं जोड़ा गया है? सोशलिस्ट जोड़ा गया है 42 में, सेक्युलर जोड़ा गया है, इंटीग्रिटी भी जोड़ा गया है। ये रिपब्लिक सिर्फ एक है जो कि नहीं जोड़ा गया है, ये रिपब्लिक, इसका आंसर होगा रिपब्लिक। अब इसमें ये देखते हैं 42nd अमेंडमेंट में और क्या क्या अमेंडमेंट किया गया था। तो पहले हम लोग जानते हैं कि 42nd अमेंडमेंट जो था वो इंदिरा गांधी लाई थी, वो इंदिरा गांधी का लाया हुआ था। तो आप इंदिरा गांधी से खुद समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी जो थी वो इमरजेंसी लाने के लिए जानी जाती है। 1971 में बांग्लादेश को अलग करने के लिए जानी जाती है। तो ये 42 अमेंडमेंट वही लाई थी। तो इसमें प्रियम्बल में तो इन्होंने ये 3 वर्ड जोड़ दिया। इसके अलावा इसमें और डीपीएसपी में भी, डीपीएसपी को पहले रखा जाएगा या फिर फंडामेंटल राइट को पहले रखा जाएगा, इस बारे में भी चेंजिंग लाई थी वो। इसके अलावा फिर वो इमरजेंसी की प्रोविजंस को चेंज कर दी थी। और ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको एक 42nd अमेंडमेंट जो है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है।
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके अलावा इसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ा गया था। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज 51 जोड़ा गया था। 51A इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या होता है कि इसमें हम लोग को 10 ड्यूटी दिया गया था। वो 10 ड्यूटी आप लोग उसमें से जरूर देखिए। हालांकि इससे इतना डिटेल में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग इसको देख सकते हैं कि कौन कौन से 10 ड्यूटीज था। पेड़ लगाना चाहिए, वन्य जीव को नहीं मारना चाहिए, प्लस कोई जो पुराना पुरातत्व काल का कोई अगर है कोई इमारत उसको भी नष्ट नहीं करना है, उसको हानि नहीं पहुंचाना है, इस तरह का। तो इसमें से हम लोग समझते हैं। इसके अलावा हम लोग और 4 अमेंडमेंट है, उसको भी हम लोग आगे बताएंगे कि 4 और अदर अमेंडमेंट्स कौन कौन से हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज। ये डिजीज से हमेशा सवाल पूछा जाता है। डिजीज में एक तो होता है बैक्टीरियल, एक होता है वायरल और एक होता है फंगल। और इसमें कौन कौन सा जो है डिजीज आता है, ये बैक्टीरियल डिजीज में कौन कौन सा है? इसमें इन्फ्लुएंजा जो है बैक्टीरियल डिजीज में नहीं है, बाकी सब बैक्टीरियल डिजीज है। कोलरा भी कोलरा वेब्रियो जो होता है उससे होता है, ट्यूबरक्लोसिस भी होता है बैक्टीरिया से ही, और एंथ्रेक्स जो है मनुष्य में भी होता है और पशु में भी होता है। तो इस तरह से ये तीनों बैक्टीरियल है, और ये इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरल है, इससे फ्लू होता है। और इसमें वायरल डिजीज में देखिए कौन कौन सा आता है, फ्लुएंजा हो गया, फ्लुएंजा के अलावा और भी बहुत सारा है। फंगल में जब भी फुट रोट हो जाता है, जब भी नाखून में बदबू आ जाता है, नाखून में दिक्कत आता है, वो फंगल डिजीज हो गया। वायरल में फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, निमोनिया हो गया। इसके अलावा और भी है। तो ये डिजीज आपको जरूर याद करके रहना है, और ये एनसीईआरटी का क्लास 8 का सवाल है। क्लास 8 में डिजीज चैप्टर है, इसमें से आप जरूर देखिए कि कौन सा फंगल डिजीज होता है, कौन सा बैक्टीरियल होता है, कौन सा वायरल होता है। ये सवाल बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। आज बैक्टीरियल पूछ दिया, कल वायरल पूछेगा, उससे बाद फंगल भी पूछ सकता है। इस तरह से हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है द वोटिंग एज इन इंडिया वाज रिड्यूस्ड टू 21 to 18 ईयर्स। तो देखिए इसमें 21 साल से 18 साल तक कर दिया गया था एज। ये अमेंडमेंट 61th अमेंडमेंट आपको पहले ही बता चुके हैं। अमेंडमेंट में 42, 44, 61, 86 और फर्स्ट जो हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये अमेंडमेंट्स है। अब इसमें सबसे पहले याद करने का एक ट्रिक बताते हैं आपको, जिससे कि आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। 61 अमेंडमेंट जो था वो राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था। राजीव गांधी जाने जाते थे युवा के लिए जाने जाते थे, इसीलिए ये 21 साल से 18 साल कर दिए। वोट देने के लिए 21 साल की उम्र होने की जरूरत नहीं है, 18 साल से ही वोट देना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से इसका सवाल इस सवाल का आंसर होगा 61 अमेंडमेंट। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अंडर द स्वच्छ भारत मिशन विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी डिक्लेयर्ड ओपन डिफेक्शन फ्री। जो है ODF फ्री कौन सा स्टेट को माना गया था? इसमें कहीं हिमाचल प्रदेश भी है, कहीं सिक्किम है, लेकिन इसका सही आंसर सिक्किम ही होगा। सिक्किम ही इसका सही आंसर होगा। और ये देखिए ये स्वच्छ भारत मिशन है। इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने से कुछ मिशन आए हैं, उस मिशन को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये स्वच्छ भारत मिशन आया कब था? ये स्वच्छ भारत मिशन जैसे ही मोदी जी का शासन आया वैसे ही 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2014 में ही ये स्वच्छता मिशन सबसे पहला मिशन समझ लीजिए कि ये सबसे पहला कोई योजना अगर ये
अगर कोई पहला मिशन लाए तो ये सबसे पहला मिशन मोदी जी के लाया हुआ यही है, वो 2 अक्टूबर को लाया गया था। अब इसके बाद देखिए इसमें राजस्थान में कुछ मोदी जी के द्वारा चूँकि वहाँ सोलर पैनल का ज़रूरत है, तो सोलर पैनल के लिए राजस्थान में काम किया गया है, बहुत जगह पे सोलर पैनल लगाया गया है। फिर मोदी जी के ये मिशन में से एक और मिशन याद आ रहा है कि गुड़गांव में एक हेडक्वार्टर बनाया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो इंटरनेशनल जो अलायंस है उसमें से बहुत कम अलायंस है जिसका कि संस्थापक और इसका हेडक्वार्टर इंडिया में सब तो ज़्यादातर तो अमेरिका में ही है, सब जगह दूसरे जगह है, लेकिन ये गुड़गांव में है हेडक्वार्टर ऑफ सोलर अलायंस। गुड़गांव सोलर हेडक्वार्टर ऑफ सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके बाद हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हु डायरेक्टेड द फेमस फिल्म गांधी? कुछ फिल्म्स हैं जो कि जिसमें से सवाल आते हैं, तो ये इंडियन फिल्म भी है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसीलिए रहता है क्योंकि ये जो गांधी फिल्म है इसमें जो गांधी का रोल जो किए थे उनको जो वेशभूषा बनाया गया था, जो अप्रैल दिया गया था उनको, वो अथैया बानू ने दिया था। और वो अथैया बानू पहली ऐसी महिला थी जिनको ऑस्कर मिला था। तो इसीलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये रिचर्ड एटनबरो के द्वारा डायरेक्ट किया गया था, ये डायरेक्शन इन्होंने दिया था। और फिल्म से रिलेटेड बहुत सारे सवाल और भी हैं जो कि फिल्म से रिलेटेड है। और गांधी पहला ऐसा मूवी था जो इंडिया का था जिसको मल्टीपल ऑस्कर मिला था। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें कि पहला जो है टॉकिंग फिल्म इंडिया का, बिल्कुल याद रखना चाहिए। फिल्म से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यही आएगा। टॉकिंग फिल्म जो है पहला टॉकिंग फिल्म होगा आलम आरा। इस तरह से पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना को कहा गया था सबसे। और इस तरह से बिहार का गंगा मैया तो पियरी चढ़े वो करके एक फिल्म था जो बिहार का सबसे पहला फिल्म है। बिहार में फिल्म सिटी बन रहा है, हो सकता है उस फिल्म सिटी से भी सवाल आ सकता है, राजगीर में बन रहा है। इसके अलावा फिल्म से रिलेटेड और क्या सवाल आ सकता है आपको? हाँ, फिल्म से रिलेटेड हर साल जो भी फिल्म फेयर मिलता है वो फिल्म फेयर इससे सवाल आ सकता है। अगर स्टैटिक में पूछ दिया तो सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अमिताभ बच्चन को मिला है, वो सवाल आ सकता है। फिर फिल्म फेयर में बस यही सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फिल्म से रिलेटेड यही सब सवाल आपको बिल्कुल याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, 6 के बाद 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये 7 पूना पैक्ट है। पूना पैक्ट 1932 में आया था। और ये 1932 में जो पूना पैक्ट आया है वो किनके बीच था? ये महात्मा गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच का पैक्ट है। और ये कहाँ हुआ था? तो ये यरवदा जेल में हुआ था जब महात्मा गांधी अनशन में बैठ गए थे सोशल कम्युनल अवार्ड के लिए। तो इन्होंने महात्मा गांधी ने ये अनशन को तोड़ने के लिए B.R. अम्बेडकर गए थे। और इसके लिए सबसे पहले तो सवाल क्या होता है, सवाल देखते हैं कि सवाल कहना क्या चाहता है, उसके अनुसार बात करेंगे। पूना पैक्ट जो है वो रिलेटेड है पॉलिटिकल राइट्स ऑफ डिप्रेस्ड क्लास। हाँ, इसका यही होगा। ये पॉलिटिकल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज के लिए नहीं था, ये सिर्फ दलित SC ST के लिए था। ये माइनॉरिटीज में तो सिख भी आते हैं, इनके लिए कुछ ऐसा था नहीं प्रावधान। सोशल रिफॉर्म एक्टिविटीज, सोशल रिफॉर्म भी नहीं था, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी नहीं था। ये पॉलिटिकल राइट्स था। जो डिप्रेस्ड क्लास थे, डिप्रेस्ड क्लास का B.R. अम्बेडकर जो थे वो डिप्रेस्ड क्लास के लिए एक अलग से कॉम्युनल अवार्ड मिला था इनको कि आप इस क्षेत्र में सिर्फ SC लोग चुनाव में खड़ा होंगे और SC लोग सिर्फ इसमें वोट देंगे। तो इसका बारे में बहुत सारा डिटेल है जो कि आपको जब हम NCERT की सीरीज लाएंगे उसमें आपको बताएंगे।
तो कॉमनवेल्थ अवार्ड जो था वो लाया गया था रैमजे मैकडोनाल्ड के थ्रू, लेकिन बी आर अम्बेडकर पूना पैक्ट में इनके साथ मिलके 71 सीट था, जिसको कि 148 सीट कर दिया गया। टोटल 71 सीट था, इसको बढ़ा के 148 सीट कर दिया गया। ये 71 सीट ये मांगते थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये कहीं एक ही जगह पे सोचते थे कि एक ही जगह पे हम SC/ST के लोग को खड़ा करेंगे, वही लोग वोट देंगे, वही लोग शासन करेंगे। तो महात्मा गांधी का दूरदर्शिता जो था, उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है फिर बाद में अलग देश का मांग हो जाए, तो ये जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा था। तो महात्मा गांधी इसके लिए बिल्कुल अडिग रहे और आज जो आरक्षण का जो पूरा चल रहा है मामला, लगभग कहा जा सकता है कि आरक्षण का मामला यहीं से शुरू किया गया था और यहीं से सबसे पहले दलित सोसाइटी को आरक्षण दिया। इससे बहुत सारा फायदा हुआ। आज जो देख रहे हैं हम लोग, कई जगह पे माइनॉरिटीज के लिए सीट रिजर्व होती है, वो रिजर्व जो है यहीं से शुरू हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच स्टेट हैड द लोएस्ट लिटरेसी रेट? ये तो बहुत ईजी है, इसके लिए तो सोचना ही नहीं है। विच स्टेट, कौन सा स्टेट है जिसका लिटरेसी रेट सबसे कम है? ये बिना सोचे आप इसको बिहार में टिक लगा सकते हैं। अब देखिए, लिटरेसी रेट से सवाल आते रहता है, लिटरेसी रेट का सवाल हमेशा आते रहता है। और इंडिया में लिटरेसी रेट, इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है, इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है, फिर बिहार का कितना है, फिर बिहार में भी सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, ये सब देखना है। तो अब देखिए, इंडिया का लिटरेसी रेट जो है वो 74% है और बिहार का लिटरेसी रेट 61% है। और 61% में भी महिलाओं का 51% ही है, 51% महिला, ओनली महिला जो है 51% है, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा। अब देखिए, इसमें हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इसमें बिहार के अंदर भी क्या है, बिहार के अंदर भी सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार में किस जिले का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। तो ये रोहतास का सबसे ज्यादा है और सबसे कम पूर्णिया का है। पूर्णिया अशिक्षित है बिल्कुल भी, यहाँ कहीं शिक्षा नहीं है। यहाँ के पप्पू यादव है, पप्पू यादव यहाँ के नेता है, लेकिन वहाँ शिक्षा नहीं है, शायद इसीलिए वो कामयाब भी हो जाते हैं बेवकूफ बनाने में। अब देखिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये भूगोल का सवाल है। ये भी एनसीईआरटी में आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले चैप्टर में मिल जाएगा, क्लास 8 में भी, 10 में भी है। जितना भी ज्ञान में सवाल पूछा होता है सब क्लास 10 तक ही पूछा जाता है। ये कोडरमा जो है, द माइका प्रोड्यूसिंग सेंटर कोडरमा सिचुएटेड इन विच स्टेट? कौन सा स्टेट में कोडरमा पाया जाता है? कोडरमा जो है वो झारखंड में है। और ना सिर्फ कोडरमा में झारखंड है, झारखंड में कोडरमा के अलावा भी, झारखंड में कोडरमा के अलावा भी एक झांसुगोड़ा है, झांसुगोड़ा, जो कि यूरेनियम का खाद्यान्न है, जो कि बिल्कुल रिजर्व में है। अभी यहाँ से यूरेनियम नहीं निकाला जा रहा है, सिर्फ इसको यूरेनियम का आगे भविष्य में बहुत यूज होगा, इसीलिए ये रिजर्व में है। झांसुगोड़ा अगर यूज किया जाएगा तो सबसे पहले झांसुगोड़ा से ही निकाला जाएगा, यूरेनियम रिजर्व। अब देखिए, द माइका प्रोड्यूसिंग जो है सबसे ज्यादा कोडरमा में ही होता है। माइका नवादा जिला में भी होता है, नवादा जिला के बॉर्डर में भी थोड़ा बहुत माइका होता है। और माइका सबसे बेस्ट क्वालिटी का माइका यहाँ से निकाला जाता है। और बिहार में और कौन सा जगह है जहाँ पे कोई चीज़ फेमस है, वो बताना चाहते हैं आपको। दरभंगा का और मधुबनी का, मधुबनी पेंटिंग फेमस है। दरभंगा का आपको ये फेमस है मुजफ्फरपुर का लीची, और दरभंगा का आपको फेमस है मखाना। मधुबनी का भी है, और पूरा मिथिला का मखाना है, मिथिला का मखाना।
पूरा मिथिला उसी को बोलते हैं, दरभंगा को ही, दरभंगा और मधुबनी सब मिला के मिथिलांचल बनता है। तो ये मिथिला से अभी चूंकि एक प्रोसेसिंग यूनिट लग रहा है, इसीलिए ये मखाना वाला सवाल इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। इसमें भी पूछा जा सकता है कि मखाना का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, और लगभग 85% मखाना जो होता है वो बिहार से ही प्रोड्यूस करता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसलमेर में चूना पत्थर है, जादूगोड़ा झांसीगोड़ा वहाँ यूरेनियम है, और फिर और देखिए इसमें एक केरला में एक कोयला के लिए एक सिंगरौली है, कोयला के लिए एक सिंगरौली जगह है, वहाँ भी अच्छे क्वालिटी की जो है कोयला निकाला जाता है। अब ये कोई भी प्लेस दे देगा, उसमें बताने के लिए बताएगा कि कौन सा जगह, इससे रिलेटेड कौन सा जगह है, मतलब कि कौन सा फेमस जगह किस चीज़ के लिए है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 पे, 9 से क्वेश्चन नंबर 8 पे। कोल इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसोर्स। कोल जो है वो किस टाइप के रिसोर्स का उदाहरण है। कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, और इसमें नॉन रिन्यूएबल किसको बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल का जो दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता है, रिन्यू नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल बोलते हैं जिसको रिन्यू किया जा सकता है। रिन्यू किया जा सकता है, सोलर जो होता है उसको रिन्यू किया जा सकता है, हमेशा सूर्य की रोशनी आती रहेगी और चलते रहेगा। और कोयला नॉन रिन्यूएबल है, यूरेनियम नॉन रिन्यूएबल है, ऑयल जो रिफाइनरी में होता है, पेट्रोलियम है वो भी नॉन रिन्यूएबल है। अब प्रोटेक्टेड, अगर कोई कहीं कुछ मिल गया, जैसे देखिए जमुई में एक बहुत बड़ा सोना का खदान निकला। अब ये सोना का खदान जो है वो रिजर्व में है, अभी वहाँ से खुदाई नहीं शुरू हुआ है, तो वो रिजर्व, वो प्रोटेक्टेड है। कई जगह जो है प्रोटेक्टेड रखा जाता है, वन को भी, फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्टेड एरिया में बनाया जाता है, जिसको कि बायोस्फीयर बोलते हैं। फिर रिजर्व में भी रखा जा सकता है कि बाद में उसको यूज करेंगे, पहले इसको यूज कर लेते हैं फिर बाद में यूज करेंगे। तो इस तरह से कोल का एग्जाम्पल है यही। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेस इन ओशियंस आर कन्फाइंड टू ए डिस्टेंस। एक कोई भी जो स्टेट होता है, या कोई भी स्टेट कहने का मतलब वो इंडिया हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, तो कोई भी स्टेट जो, या कोई भी स्टेट मतलब राज्य नहीं समझो, पूरा एक रिपब्लिक समझो, तो कोई भी देश है उसका कितने दूर तक वो कन्फाइनमेंट होता है, कितने दूर से ज़्यादा तक वो यूज नहीं कर सकता है। तो ये 12 न्यूट्रिकल माइल तक होता है। एक न्यूट्रिकल माइल्स में लगभग 1.8 किलोमीटर होता है। तो आप समझ लीजिए कि लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में यूज किया जा सकता है। टेरिटोरियल, अगर जहाँ से पानी हिंद महासागर शुरू हो गया या कुछ और शुरू हुआ तो। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द वैल्यू ऑफ 7.2, ये वैल्यू है 7.2, ये मैथ्स का सवाल है। और ये मैथ्स के जो भी सवाल भी आपको इसमें आते हैं वो बिल्कुल सरल सवाल होता है, बहुत ईजी सवाल होता है। ये देखिए आपको उदाहरण के लिए देते हैं, ये 782 इंटू 782 प्लस 218 और फिर डिवाइडेड बाई 782, ये इस तरह से। अब इसका ये है, ये 3 बार गुना है तो 782 क्यूब प्लस 218 क्यूब, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे भागा देंगे तो इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये 2 टाइम्स है, 782, ये 2 टाइम्स है, माइनस 782 है, तो यहाँ पर 782 देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 218 है, तो यहाँ पर इंटू करेंगे 218, उसके बाद प्लस 218 को भी स्क्वायर पे करेंगे,
अब देखिए यहाँ से आपको कुछ निकल के आ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू करके आ रहा है। और यहाँ पर इसको अगर ए मानते हैं, इसको भी बी मानते हैं, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू और उसमें डिवाइडेड बाई आ रहा है ए स्क्वायर और प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर आ रहा है और प्लस यहाँ पे ए इंटू बी, तो माइनस ए बी आ रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे बी स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए एक फॉर्मूला निकल के आता है, तो ये फॉर्मूला जो है उसमें अगर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी को इसमें गुना करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस ए बी में, तो ये करेंगे तो ये ए बी को गुना करेंगे तो ये और नीचे ये कट जाएगा और ये बचेगा सिर्फ ए प्लस बी बचेगा। तो ए हमारे पास ए जो है 782 है और बी हमारे पास है 218, ये दोनों को जोड़ेंगे 1000 आएगा। ये बिल्कुल सिर्फ तोड़ लेना था, एक फॉर्मूला पे बेस था, ए प्लस बी क्यू प्लस नीचे था ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो ये तोड़ने के बाद आपको सिर्फ ए प्लस बी बचेगा और ए प्लस बी जोड़ के आपको 1000 आएगा आंसर। इसका इस सवाल का जवाब 1000 होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे। अब ये देखिए, ये जो सवाल हम आप लोग को बता रहे हैं वो सवाल 2022 का प्रोहिबिशन का है, प्रोहिबिशन का जो है ये है मद्य निषेध का। तो इसमें उसी वक्त का वर्ल्ड हेल्थ डे का एक थीम पूछा गया है। ये थीम वाला सवाल आते रहता है। और सबसे पहले तो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया कब जाता है, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है हर साल, और हर साल इसका कोई ना कोई थीम होता है। इस साल का भी थीम होगा, तो जिस साल भी आप एग्जाम दे रहे हो तो उस साल का आप थीम याद कर लेना और कुछ इम्पोर्टेंट्स जो डेट है उसके थीम्स याद करना चाहिए आपको। इसका थीम्स था, इसका आवर प्लानिट आवर हेल्थ। ये जो 13 नंबर सवाल है इसका है आवर प्लानिट और आवर हेल्थ। इसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट बहुत इसी से रिलेटेड है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। 26 मार्च को हम लोग 'एंटी गैम्बलिंग डे' बनाते हैं। 26 मार्च को हम लोग 'एंटी गैम्बलिंग डे' बना रहे हैं। तो ये एंटी में गैम्बलिंग डे, अभी गैम्बल में बहुत लोग फंसा हुआ है, गैम्बल का बहुत चक्कर है और ये गैम्बलिंग से रिलेटेड सवाल आ सकता है, तो ये जरूर याद करके रखिए। और ये जो एंटी गैम्बलिंग है इसका जो हैशटैग जो है इसके लिए वो है बिहाइंड द बेट। मतलब जुए के पीछे, जुए से क्या क्या नुकसान है उस बारे में। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड। अब इसमें आप देखिए, जब कोलाइडल का सबसे पहले कोलाइडल पार्टिकल का एग्जाम्पल क्या होगा। कोलाइडल, जब हम लोग मिल्क देखते हैं तो मिल्क पे अगर लाइट आप जला के देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारा कोलाइड रहेगा, वो लाइट जो है स्कैटर करेगा, वो दूध जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। तो ये स्कैटरिंग जो होता है लाइट का वो किस वजह से होता है, ये टिंडल इफेक्ट इसको बोलते हैं। ये NCERT में बिल्कुल लिखा हुआ है, समझ लीजिए कि मोटे मोटे अक्षर में लिखा हुआ है। और इसको आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो NCERT का जो मेरा सीरीज रहेगा उसमें आप पढ़ेंगे, तो उसमें हम लाइन वाइज बताएंगे। और वो आप देख लीजिए कि ये जो टिंडल इफेक्ट है वो उसी से होता है, वो टिंडल इफेक्ट के वजह से होता है स्कैटरिंग। अब इसमें देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आइंस्टीन का दिया हुआ है, और वो आइंस्टीन को E=mc² के लिए नहीं दिया गया था नोबेल प्राइज। इनको नोबेल प्राइज जो दिया गया था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वजह से दिया गया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है,
जब भी लाइट पड़ता है किसी मेटल पे, खास करके अगर किसी मेटल पे लाइट पड़ता है तो उस मेटल से जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट करता है, वो उसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। वो लाइट की वजह से वो एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा करता है। और थॉमसन इफेक्ट एक है, एक जीमेन इफेक्ट है। तो ये सब इफेक्ट हायर क्लासेस का है। आप इस तरह से एनसीईआरटी के चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको टिंगल इफेक्ट के बारे में पूरा बढ़िया डिटेल से आएगा, पता चलेगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसका आंसर होगा टिंगल इफेक्ट। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, द हाउस ऑफ पीपुल। द हाउस ऑफ पीपुल जो है किसको कहा जाता है? द हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है लोकसभा को। और ये सिर्फ और सिर्फ डिजोल्व हो सकता है प्रेसिडेंट के कहने पे। ये प्रेसिडेंट के कहने पे ही हाउस ऑफ पीपुल को डिजोल्व किया जा सकता है। अपर हाउस, लोअर हाउस भी कहा जाता है। और ये प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं। इसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा, अभी स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको कहते हैं? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं जब एक मिनिस्टर्स जो पूरी तरह से कोई मिनिस्टर्स का एक काउंसिल होता है उसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्राइमरी लिंक्ड टू। तो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मेन प्राइमरी जो लिंक है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही जो है होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो इसके लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए CO2 मोस्टली जिम्मेदार है, CFC भी जिम्मेदार है इसके लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके लिए ओजोन भी है वजह। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड और देखिए ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है और सल्फर ऑक्साइड जो ये एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होता है। एसिड रेन के बारे में एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरह से लिखा हुआ है। क्योंकि ताजमहल धुंधला, ताजमहल अपना ब्यूटी क्यों खो रहा है? ताजमहल अपना ब्यूटी इसीलिए खो रहा है क्योंकि वो एसिड रेन वहाँ होता है। वहाँ एक इंडस्ट्री है, वहाँ तेल सोधा कारखाना है और उस तेल सोधा कारखाना की वजह से एसिड रेन, इसी तरह से नाइट्रोजन या सल्फर ऑक्साइड होता होगा जिससे कि एसिड रेन होता है। तो उस एसिड रेन की वजह से इमारत डीके हो रहा है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब क्वेश्चन नंबर 17, टोमेटो इज नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। अब टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो होता है वो विनेगार में पाया जाता है। विनेगार किसको बोलते हैं? तो विनेगार जो आप लाल अचार खाते होंगे वो विनेगार से ही देके बनता है। तो आप लाल अचार जो होता है वो गाजर वगैरह देके, तो उससे भी आप इसको याद कर सकते हैं, इसको दिमाग में रख सकते हैं। साइट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं, लेमन, लाइम, ये सब में नेचुरली साइट्रिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड जो है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है इमली में। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। इमली में जब आप ज़्यादा इमली खाते हो तो आपका जो है माउथ थोड़ा खराब हो जाता है, माउथ का कुछ स्वाद खराब हो जाता है, वो एक टार्टरिक एसिड की वजह से वो इफेक्ट होता है। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है विच ऑर्गेनेल इज नोन एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल चैप्टर का है और ये भी एनसीईआरटी की क्लास 8 का ही है। संयोग से आज जितना भी सवाल आ रहा है सब क्लास 8 का ही आ रहा है। ये सेल चैप्टर का सवाल है, इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ने से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है और जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। पहली बार भी अगर उस सवाल को देखोगे तो आप कंसेप्ट बना दोगे। तो अब हम इसमें देखते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है पूरे सेल को। यहाँ पे गोल्जी बॉडी जो है
ये कि वेस्टिबुलर ट्यूब्यूल्स की तरह भी काम करते हैं, कैमिलो गोल्गी नहीं खो जाता। राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन इसी से बनता है। जब आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ोगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप पढ़ोगे SCR और RER, तो इसमें RER जो होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें राइबोसोम होता है, और SER में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होता। तो RER जो होता है उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ये सब हम पूरा NCERT, ये पूरा सवाल करवाने का मेरा मकसद यही है कि हम आपको बता सकें कि NCERT में या फिर कहाँ से किस लेवल का किस डेप्थ तक पूछा जाता है सवाल। ये सवाल का आंसर तो आप जानेंगे। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हु रोट द बुक बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट। देखिए, एक किताब जो बहुत चर्चित होता है, किसी का विमोचन हुआ किसी किताब का, या कोई बहुत बढ़िया राइटर कोई किताब लिख दिया, रस्किन बॉन्ड कोई किताब लिख देगा, उसका सवाल जरूर आएगा। अगर मान ली जाए मोदी जी ने एक परीक्षा मंथन किताब लिखा था, परीक्षा के बाद परीक्षा से रिलेटेड, तो वो सवाल बार बार आते रहता था। आप देखिए इसी तरह से 2022 का चूंकि सवाल है, तो 2022 में हो ना हो ये जरूर चर्चा में रहे होंगे, तो 2022 में ये जरूर चर्चा में रहे होंगे, इसीलिए इनका ये सवाल आ रहा है। ये बिल गेट्स का है, ये बिल गेट्स का किताब है। अच्छा, ये किताब बहुत फेमस है, खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ट्रेन टू पाकिस्तान एक खुशवंत सिंह का किताब है। इस तरह से आपको लगभग 100 किताब का नाम याद करना है। 100 किताब में एक क्वेश्चन आ जाएगा, मात्र 100 किताब का नाम याद करो, उसमें एक आ जाएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में अब क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग को दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अब क्वाड है क्या? क्वाड जो है चार सबसे बड़े बड़े जो डेमोक्रेसी हैं, चार सबसे बड़े डेमोक्रेसी कौन कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रशिया, और एक इंडिया। अब देखिए ये चार देश मिलके क्वाड बनाते हैं। क्वाड का तो मतलब ही होता है चार। अब ये चारों जो बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, बिग डेमोक्रेसी है, ये क्वाड बनाते हैं। और ये क्वाड में ये जापान जो है, इसका राइट आंसर जापान होगा। और ये क्वाड कंट्री या आसियान कंट्री जो है, फिर बिम्स्टेक कंट्री जो बे ऑफ बंगाल के डेवलपमेंट के लिए है, सार्क कंट्री जिसमें इंडिया हो, और इस तरह का 10 मेंबर वाला जो एक ग्रुप बनाया हुआ है सब कंट्री, आसियान ग्रुप हो गया, सार्क हो गया, फिर SCO हो गया, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये सब को बहुत बिल्कुल अच्छे तरह से लिस्ट वाइज याद करना पड़ेगा आपको। इसमें से भी एक सवाल आ ही जाता है। आप जो एग्जाम दोगे वो एग्जाम लगभग 7-8 सीरीज में होगा, 7-8 दिन होगा। उस 7-8 दिन में किसी एक दिन आपको ये सवाल आ जाएगा। तो इस तरह से आपको बिल्कुल प्रिपेयर करके रखना है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। ये टोटल 20 क्वेश्चन था। इस 20 क्वेश्चन में उम्मीद करते हैं कि आपको पता पड़ गया होगा कि 20 सवाल में कौन कौन सा सवाल आपको आता था, कौन कौन सा सवाल कभी सुने ही नहीं थे। और इसमें हम आपको ये भी बताने का प्रयास किए हैं कि सवाल कहाँ से आता है। सवाल NCERT के 20 चैप्टर में से आता है। अगर आप चैप्टर्स देखते हो, अगर आप उसमें चैप्टर्स में अगर आप पढ़ते हो उसको, तो आप कंसेप्ट निकाल के लाओगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स का क्या काम है, इस तरह से। तो हम आपको आगे अब बताएंगे। आगे जो आने वाला क्लासेस होगा उसमें हम लोग 100 सवाल बताएंगे। ये आज मेरा पहला दिन था और हम उतने अच्छे से एक्सपर्ट नहीं हैं। मुझे इधर करना पड़ता था, उधर करना पड़ता था, और हम थोड़ा हौच पौच हो गए। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसमें हम थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी।
और जब एक बार एक्सपर्ट होंगे तो बहुत अच्छा बता पाएंगे, और ये बिहार पुलिस परीक्षा होने से पहले होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको शुरू से अंत तक सारा रिवीजन करवा दूंगा, एक एक चैप्टर कहाँ से कौन सा सवाल आएगा ये मैं आपको बता दूंगा, और आपको इससे सब कुछ कर सकते हो। और हमारा एक एनसीईआरटी का सीरीज शुरू होने वाला है। एनसीईआरटी सीरीज जो होगा वो बिल्कुल एनसीईआरटी सीरीज पे आप अगर इनरोल करते हैं तो आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। धन्यवाद। आज मेरा पहला दिन था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको मुझे देखोगे तो इम्प्रूव भी करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि बस एक्सपेरिमेंट है ये। थैंक यू।